रहेगा भाई। चलिए भाई, एक बार सभी स्टूडेंट का वेलकम और स्वागत है और आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी पर। और मैं हूं अमन शर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाई वर्ब चैप्टर को। और वर्ब चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और जिससे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आज और कल की क्लास आपकी थ्योरी के बाद आपकी प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। जो भी आपका टॉपिक या फिर जो भी आपका पॉइंट बचेगा बेटा, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सब इंक्लूड हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं और उन क्वेश्चनों के सभी स्टूडेंट ने क्या करने हैं, आंसर करने हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और यहां से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले एक बार टॉपिक का नाम लिख देते हैं भाई। और आपके अपने टॉपिक का नाम क्या है, एक बार लिख देते हैं। और आपके अपने टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है स्टूडेंट वर्ब। चलिए, बहुत अच्छा। तो अपने टॉपिक का नाम जो रहने वाला स्टूडेंट वो वर्ब है। तो हम वर्ब को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स ने ईमानदारी से इन क्वेश्चंस के क्या बताने हैं, आंसर। और पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, दिस ट्री दिस ट्री हैज नेवर borne पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट आपके लिए, दिस ट्री हैज नेवर borne द फ्रूट। सेकंड क्वेश्चन है, आई कुडंट फाउंड any mistake in this passage in this passage in this passage। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है भाई आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है, they have found this building they have found this building for 20 years। क्वेश्चन नंबर फोर आपके लिए भाई। क्वेश्चन नंबर फोर है आपके लिए, द सन द सन द सन shined like a ball of fire। और क्वेश्चन नंबर फाइव स्टूडेंट आपके लिए, द सन shined like a ball of fire। और थर्ड क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, द मैन हैज
sown the seeds into the field. और 6 क्वेश्चन आपके लिए भाई. The man sewed this plank into 2 equal halves. चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, बाकी मैं अगली स्लाइड पे क्वेश्चन लिखूंगा. तो एक बार ईमानदार से आपने इन क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद आपने इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं. दिस ट्री हैज नेवर बोर्न द फ्रूट. आई कुडंट फाउंड एनी मिस्टेक इन दिस पैसेज. दे हैव फाउंड दिस बिल्डिंग फॉर 20 years. और द सन शाइन्ड लाइक ए बॉल ऑफ फायर. द मैन हैज सोन द सीड्स इनटू द फील्ड. और द मैन सोड दिस प्लैंक इनटू 2 equal halves. चलिए भाई एक बार ईमानदार से एक बार आप इन क्वेश्चनों के आंसर बताओ. इनमें क्या गलती है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, एक बार आप खुद बताइए. देन उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ इन क्वेश्चनों को. पहला क्वेश्चन को रीड करो स्टूडेंट. एक बार स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दिस ट्री हैज नेवर बोर्न द फ्रूट. देखिए भाई डिस्कस करते हैं. एक वर्ब होती है स्टूडेंट, एक फर्स्ट फॉर्म होते बेटा, और वो फर्स्ट फॉर्म होते हैं आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी, बियर. दिखाई दे रहा है? ब्लैक नहीं दिखाई देगा, व्हाइट और येलो. रेड फिर ज्यादा वो उसमें करेगा वो. चलिए यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं. देखो एक वर्ब होते है बेटा बियर, और इस वर्ब के बेटा अपनी सेकंड फॉर्म भी होती है, हाँ या ना, बोलिए. और इस वर्ब के बेटा अपनी थर्ड फॉर्म भी होती है. बियर की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? आप लोग सर बियर की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है? बियर, बियर बोर और बोन. कौन सा? ये वाला. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इनमें देखो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं. एक बार समझो मेरी बातों को. एक होता है बेटा बियर बोर बोन. इस बोर्न में बेटा क्या होता है? एक्स्ट्रा ई होता है. और एक होता है ये बोर्न, BORN. मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा. यहां पर जो बियर बोर बोर्न होता है बेटा, बोर्न जो वर्ब होती है बेटा, बियर जो वर्ब होती है, इसकी 2 थर्ड फॉर्म होती है. एक होता है बोन और एक होता है बोन. एक में ई होता है, एक में ई नहीं होता है. दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है. अगर आपको कभी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की नीड हो, किसकी नीड हो? एडजेक्टिव की. एक बार फिर ध्यान से सुनो. अगर आपको सेंटेंस में कभी भी एडजेक्टिव की नीड हो तो हमेशा यूज करना बेटा ये बोन. तो एडजेक्टिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा ये बोन. ऐसा नहीं कि वो हम एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसका भी हम एडजेक्टिव के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की जरूरत हो, वर्ब की नीड हो, तो क्या यूज करोगे? ई वाला या बिना ई वाला? ई वाला यूज करेंगे. लेकिन अगर आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत है तो एडजेक्टिव के लिए हम दोनों यूज करेंगे. अगर दोनों का यूज कर सकते हैं तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, है ना. तो इस बॉर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इस बॉर्न का मतलब होता है टू कम इनटू द वर्ल्ड. टू कम इनटू द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है बेटा जन्म लेना. क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है जन्म लेना, टू कम इनटू द वर्ल्ड. अगर मैं ऊपर वाला BORNE की बात करूं बेटा, इसके मल्टीपल मतलब होते हैं. इसके बेटा अपने मल्टीपल मतलब होते हैं. इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं भाई? इसके क्या क्या मतलब होते हैं बेटा? इसके अपने मल्टीपल मतलब होते हैं. एक तो इस बॉन्ड का मतलब होता है बेटा टू प्रोड्यूस, क्या करना?
क्या करना, प्रोड्यूस करना, जन्म देना या उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना किसी भी चीज को। बोलो, बताएंगे बेटा, यूज बताऊंगा भाई, क्वेश्चन कराऊंगा इसके में, यूज बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस। एक इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, एक क्या मतलब होता है इसका भाई, एक इसका मतलब होता है कैरी करना किसी भी चीज को। क्या करना होता है भाई, कैरी करना। और एक इसका मतलब क्या होता है, एक इसका मतलब होता है स्टूडेंट टू टॉलरेट करना। क्या करना, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना। तो BORNE जो वर्ड होता है बेटा, ये वर्ब का वर्ड होता है, और इसका मतलब बेटा प्रोड्यूस करना भी होता है, इसका मतलब कैरी करना भी होता है, और इसका मतलब बेटा टॉलरेट करना भी होता है। लेकिन जो BORN होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है टू कम इनटू द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है जन्म लेना। ठीक है। अब कुल मिला के बात यह है बेटा कि इस बॉन्ड को भी हम एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर सकते हैं, और जो ऊपर जो बॉन्ड लिखा बेटा, इसको भी हम सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की नीड है, किसकी नीड है, वर्ब की नीड है, तो भले तुम उसका मीनिंग भी ना पता हो, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड यूज करोगे, ई वाला यूज करना है। कौन सा यूज करना है, ई वाला यूज करना, ये बात ध्यान में रखना है। एक बार मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ स्टूडेंट, कि पहले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, दिस ट्री हैज नेवर बोर्न दिस फ्रूट। तो यहां पर हैज कैसी वर्ब है बेटा, आप बोलोगे सर हैज है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो अगर आपको वर्ब थर्ड फॉर्म लिखनी है और वर्ब की जरूरत है, तो कौन सा बॉन्ड लिखोगे, तो आप बोलोगे सर हम यहाँ पर जो बॉन्ड लिखेंगे वो लिखेंगे ई वाला। और इस बॉन्ड का मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस करना है, कैरी करना है, टॉलरेट करना है। इसका मतलब है बेटा प्रोड्यूस करना। क्या करना भाई, इसका मतलब होगा प्रोड्यूस करना। क्या करना, प्रोड्यूस करना। अब दो चार क्वेश्चन पूछ लो इस पे, बोलो पूछा जाए भाई इस पे क्वेश्चन। चलिए दो चार क्वेश्चन मैं इस पे पूछ लेता हूं। देखिए भाई पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, they have dash, they have dash all the expenses for this trip। ये बेटा ए क्वेश्चन। बी क्वेश्चन आपके लिए, गांधी जी was dash on 2 October 1869। क्वेश्चन नंबर 3, सी क्वेश्चन है बेटा, और सी क्वेश्चन ये है, jaundice is a water dash चलिए भाई दो तीन क्वेश्चन लिखने हैं, और आपके पास वही ऑप्शन है बेटा, वही ऑप्शन है, वही कौन से, दो ही ऑप्शन है बेटा। एक तो बेटा इन क्वेश्चनों के लिए ऑप्शन आपके लिए पास ये BORN, और एक कौन सा ऑप्शन है बेटा, BORNE। चलिए भाई दो ही ऑप्शन है, और इन क्वेश्चन को समझने के बाद मुझे तो लगता नहीं आपको कभी इनका डिफरेंस कभी सीखने समझने की जरूरत पड़ेगी। अभी क्या बताया था, पहले आपको ये चेक करना है बेटा कि हमें कहां पर क्या चाहिए है। ये तो सबको पता है बेटा, हैज यहां पर कैसी वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें तो कैसी वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। ठीक है भाई, वो यहां पर कैसी वर्ब है, आप बोलो सर वो यहां पर लिंकिंग वर्ब है, पढ़ा था नहीं, बी की फॉर्म को सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब यूज कर उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखने पड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट वर्ड क्या होते हैं बेटा, एडजेक्टिव होते हैं। तो हमें एडजेक्टिव चाहिए है, क्योंकि दो ही वर्ड यूज करना है, नाउन तो है नहीं, या तो एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है।
हाँ है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर वोटर क्या है बेटा, और यहाँ पर डिजीज क्या है, तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है, देखो भाई क्या आना चाहिए, तो जहां पर हमें वर्ब की जरूरत है, जहां पर हमें बेटा वर्ब की नीड है, तो हमें वहां पर क्या यूज करना है, बोलो, तो वहां पर हमें बोन यूज करना है बेटा। कौन सा बोन यूज करना है, ए वाला, कि दे हैव बोन ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस ट्रिप। क्या मतलब हुआ, इस बोन का मतलब यहां पर क्या हुआ, इस बोन का मतलब यहां पर क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, टू कैरी, कि दे हैव बोन ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस ट्रिप, कि मतलब इस ट्रिप के लिए वो सारे के सारे खर्चे खुद उठाएंगे। कैरी का मतलब करना होता है यही, बात समझ में आई कि नहीं आई, या फिर इस ट्रिप के लिए वो सारे सारे एक्सपेंसेस क्या कर, सारे सारे खर्चे क्या कर चुके हैं, वो उठा चुके हैं। जब वो ट्रिप पे गए थे नहीं, उन्होंने सारे खर्चे खुद ने उठाए हैं। तो यहाँ पर बोन का मतलब होता है कैरी करना, क्या करना, कैरी करना। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव चाहिए है, और एडजेक्टिव बेटा दोनों होते हैं, ये बोन भी एडजेक्टिव होता है, ये बोन भी एडजेक्टिव होता है, दोनों एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर दोनों एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर आपको मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन में क्या मीनिंग चाहिए, गांधी जी वाज डैश ऑन 2 अक्टूबर 869, कौन सा आएगा, BORN। इस बोर्न का मतलब क्या होता है बेटा, टू कम इनटू द वर्ल्ड, जन्म लेना। अभी बताया ना, इसका मतलब क्या होता है, जन्म लेना, कि गांधी जी ने कब जन्म लिया था, 2 अक्टूबर 1869 में, हाँ या ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, जॉन्डिस इज ए वाटर ऑफ डिजीज। अब यहाँ पर देखना बेटा, जॉन्डिस इज ए डिजीज, जॉन्डिस क्या है, क्या डिजीज है, प्रोड्यूस्ड बाय वाटर। तो हमें पर क्या चाहिए, प्रोड्यूस मीनिंग चाहिए। अगर प्रोड्यूस मीनिंग तो हमें पर कौन सा बोर्न आएगा, तो यहां पर भी बोर्न एडजेक्टिव है बेटा, यहां पर भी बोर्न एडजेक्टिव है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि BORN और BORN ही दोनों बेटा एडजेक्टिव होते हैं। तो दोनों एडजेक्टिव होते तो आपको सेंटेंस में मीनिंग डिकोड करके आंसर कैरी करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में कभी भी वर्ब की नीड है, तो हमेशा कौन सा बोन लिखोगे, ई वाला बोन लिखेंगे। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना है। यहाँ तक बताओ भाई, सारी बातें क्लियर है अपनी, तो पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार मुझे सभी स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक बार सभी स्टूडेंट एक बार सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है। आई कुडंट फाउंड एनी मिस्टेक इन दिस पैसेज। देखो भाई, छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता ही होंगी, और छोटी छोटी बातें क्या हैं, कि अगर मैं बात करूं स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, और सबको पता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेटा, वो अपनी क्या होती है, फाइंड, ठीक है। फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इस वर्ब की अपनी कैसी फॉर्म होती है स्टूडेंट, इसकी अपनी सेकंड फॉर्म भी होती है, और इस वर्ब की अपनी थर्ड फॉर्म भी होती है या नहीं होती है, बताइए। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आप बोलोगे सर फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, थर्ड फॉर्म भी फाउंड ही होती है कि नहीं होती है, आप लोग बताइए भाई। उसी प्रकार से एक वर्ब होती है बेटा अपनी फाउंड, कैसी वर्ब होती है, फाउंड। फाउंड बेटा खुद फर्स्ट फॉर्म भी होती है, फाउंड खुद फर्स्ट फॉर्म भी होती है, और फाउंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड। क्या होती है स्टूडेंट, फाउंडेड होती है। अगर थर्ड फॉर्म की बात करें, वो भी क्या होती है, वो भी फाउंडेड ही होती है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। जो फाइंड होता है ना बेटा, फाइंड का मतलब होता है पाना मिलना, हाँ या ना। और इस फाउंड का मतलब क्या होता है, जब ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इस फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज को स्थापित करना, है ना। ऊपर वाले फाइंड का मतलब होता है पाना मिलना, और जो फाउंड वर्ब होते हैं बेटा, जब ये फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, किसी भी चीज को स्थापित करना। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए, आई कुडंट फाउंड एनी मिस्टेक इन दिस पैसेज। तो हमें क्या मीनिंग चाहिए, पाना मिलना। तो यहाँ पर कुड, यहाँ पर क्या है भाई, इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। और सबको पता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के बाद हमें कैसी फॉर्म चाहिए भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म तो फाउंड भी होती है और फाइंड भी होती है, तो हमें क्या मीनिंग चाहिए, फाउंड वाला, फाइंड वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाउंड, फाइंड, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग बताइए। एक बार सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस को पढ़ के आंसर बताइए। दे हैव फाउंड दिस बिल्डिंग फॉर 20 ईयर्स। तो हमें यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए, स्टेब्लिश करना। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट को पता है, यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जो फाउंड है, यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब तो है, लेकिन एक कैसी फॉर्म होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और थर्ड फॉर्म तो भाई देखो फाउंड होती है,
थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो अलग होता है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए है, इस्टेब्लिश करना चाहिए है। अगर इस्टेब्लिश करना मीनिंग चाहिए है तो उस केस में तो बेटा फाउंड फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड या फाउंडेड। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट फाउंडेड। क्या यूज करेंगे, फाउंडेड यूज करेंगे कि दे हैव फाउंडेड दिस बिल्डिंग फॉर 20 ईयर्स। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे आंसर बताइए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए मुझे जल्दी से। द सन शाइन्ड लाइक ए बॉल ऑफ फायर। साइन आना चाहिए, साइंस। चलिए भाई डिस्कस करते हैं, करें डिस्कस क्या एक बार। चलिए, अगर मैं स्टूडेंट बात करूं फर्स्ट फॉर्म की, कि जैसे साइन वर्ब होती है बेटा, साइन वर्ब होती है, और जो साइन होती है बेटा ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है। साइन हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, और यही साइन बेटा हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन इसकी बेटा जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बेटा वो अलग अलग होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसकी अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा अलग अलग होती है। साइन की सेकंड फॉर्म बेटा साइंड होती है। क्या होती है, साइन की सेकंड फॉर्म बेटा साइंड भी होती है, और थर्ड फॉर्म बेटा साइंड भी होती है। ठीक है भाई। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां पर, उसी प्रकार से अगर हम बात करें साइन की, तो साइन की सेकंड फॉर्म बेटा क्या होती है, साइन की सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा सोन भी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होता है बेटा, जहां पर जो साइन की सेकंड और थर्ड फॉर्म साइंड होती है तो इसका मतलब होता है चमकाना। क्या होता है इसका मतलब, चमकाना होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जब साइन की सेकंड और थर्ड फॉर्म साइंड होती है बेटा इसका मतलब होता है चमकाना, इसका मतलब होता है चमकाना। और साइन सोन सोन, जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, शोन होती है, तो इसका मतलब होता है चमकना। क्या होती है भाई, इसका मतलब चमकना होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। साइन 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 इसका मतलब होता है चमकाना, और साइन सोन सोन का मतलब होता है चमकना। ये दोनों ही ट्रांसिटिव होती है, बस यहां पर जो डिफरेंस होते हैं वो मतलब और मीनिंग का होता है। अब यहां पर देखो, सॉरी क्या बोल गया मैं, दोनों ही ट्रांसिटिव नहीं, दोनों इंट्रांसिटिव होती है भाई, दोनों इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन का एक बार आंसर बताना। द सन शाइन्ड लाइक ए बॉल ऑफ फायर, दोनों इंट्रांसिटिव वर्ब होती है भाई। अब यहां पर इतना देखना बेटा, यहां पर जो साइन वर्ब लिखी है नहीं, क्या इस साइन वर्ब का डूअर सन हो सकता है, यहां पर जो साइन वर्ब लिखी है, क्या साइन वर्ब का डूअर बेटा ये सन हो सकता है, क्या ये इस वर्ब का डूअर ये सब्जेक्ट हो सकता है, आप खुद बताइए। तो यहां पर इस वर्ब का डूअर ये सन नहीं हो सकता, तो यहां पर हमें क्या मीनिंग चाहिए, चमकाना है चमकना, चमकना मीनिंग चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान या फिर कोई भी सन को क्या नहीं कर सकता, चमका नहीं सकता। नहीं कि सुबह उठ के यार आप कपड़ा मार के सूरज पर, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, तो यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए, चमकना या चमकाना, चमकना मीनिंग चाहिए। और ये सबको पता है कि हमें यहाँ पर वर्ब की कैसी फॉर्म की जरूरत है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा चमकने के लिए, शोन होती है। बस सेंटेंस को एक बार पढ़ना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा मीनिंग कि हमें यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए, चमकना मीनिंग चाहिए, चमकाना मीनिंग चाहिए। The man shined his shoes. The man shone his shoes. फैक्ट की तरह, हाँ फैक्ट मान सकते हैं, क्या गड़बड़ी है। नहीं नहीं ये भी ठीक है नहीं, कि द सन शोन लाइक ए बॉल ऑफ फायर। जैसे मान लो कि मैं कल वाली बात कर रहा हूँ, कि मान लो कल कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, और मैं इस बात को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ किसी के सामने कि भाई कल तो सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे कि बोलो इतना चमक रहा था, तो उस केस में फैक्ट नहीं हो सकता। नहीं, वैसे फैक्ट भी है। लेकिन अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करने लगे एक पास्ट की कहानी, जैसे मान लो कल ज़्यादा गर्मी थी, इतना टेम्परेचर था कि भाई पूछो मत, कि सब्जियां बिल्कुल आपने देखा होगा क्या हो जाती है। नहीं, तो आपने देखा कि इतना टेम्परेचर था
और आपने देखा भाई यार सन तो किसकी तरह चमक रहा है, फायर बॉल की तरह। फैक्ट भी हो सकता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, फैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए, उस केस में सही भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, फिफ्थ क्वेश्चन का। द मैन हैज शोन द सीड्स इनटू द फील्ड, द मैन सोड द प्लैंक दिस प्लैंक इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये टू लिखा हुआ है बेटा, ये टू लिखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो सबसे पहले कौन सी वर्ब होगी, कौन कौन सी वर्ब यूज की है? एक तो यूज की है SAW और एक यूज की है बेटा SOW। बस दोनों में डिफरेंस ये है, एक में ए है और एक में ओ है। एक में ए लिखा हुआ है और एक में ओ लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है बेटा। एक है SAW और एक होता है SOW, और इनकी अपनी सेकंड फॉर्म भी होती है और इनकी अपनी थर्ड फॉर्म भी होती है। तो SAW जो वर्ब होती है बेटा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? SAWN, सोन। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? साउंड। क्या होती है, क्या होती है? SOW की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? क्या लिख दिया मैंने? चलिए भाई, कोई मीनिंग का डिफरेंस बताएगा भाई इनमें? SAW का मतलब क्या होता है? सा का मतलब एक चीज हो रहा है, ये सबको पता भी होगी। एक वर्ब और होती है बेटा सी, और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शो। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नहीं नहीं, सीन। तो आपको एक बात और समझ में आएगी बेटा। क्या समझ में आएगा? कि जो सो होती है बेटा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है और ये बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। और इस सी का मतलब सबको पता होगा, इस सी का मतलब होता है देखना, मिलना, है ना। और एक नोटिस करने मैंने बताया था, याद है क्या? जब नोटिस करना बताया था, तो इस वर्ब का कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता, ये नॉन एक्शन वर्ब होती है। अब सो बेटा फर्स्ट फॉर्म भी होती है। SAW SOW, इस SAW का मतलब क्या होता है बेटा? इस SAW का मतलब होता है किसी भी चीज को काटना, किसी चीज को आरी से काटना। और ये SAW नाउन भी होता है। इस SAW का मतलब आरी भी होता है, पता है आपको? इस SAW ये नाउन होता है, इसका मतलब आरी भी होता है, और ये वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को काटना, ठीक है। और SOW का मतलब होता है किसी भी चीज को बोना। क्या करना? किसी भी चीज को बोना। और SAW का मतलब क्या होता है? काटना। कई बार पेपर में कई बार आपके एग्जाम में वर्ब आ जाती है, और इनमें जो सिर्फ हल्का फुल्का डिफरेंस होता है वो होता है ए का और ओ का। कई बार वो गड़बड़ी कर देता है। तो अगर ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दो क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं। द मैन हैज सोन द सीड्स इनटू द फील्ड। हमें अपने सेंटेंस में बोना मीनिंग चाहिए, काटना मीनिंग चाहिए? हमें सेंटेंस में बोना मीनिंग चाहिए, काटना मीनिंग चाहिए? बोना मीनिंग चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पर हैज कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। शोन यहाँ पर मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब की कैसी फॉर्म है? आप बोलो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है नहीं, लेकिन SAWN तो कैसी फॉर्म होती है? सेकंड होती है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये भी गड़बड़ी है कि हमें यहाँ पर काटना मीनिंग नहीं चाहिए, हमें कैसा मीनिंग चाहिए है? बोना। क्या लिखेंगे? सोन। द मैन शोड द सीड्स इनटू द फील्ड। अब ये बताओ भाई, द मैन शोड दिस प्लैंक इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए? काटना है, बोना? और ये वर्ब की कैसी फॉर्म होनी चाहिए? और सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? SAWN। तो ये छोटा सा पॉइंट हो रहा है भाई, ये जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक बताओ भाई, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो तो यहाँ तक अगर आप कोई पूछना चाहते हो, आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन है भाई आपके लिए।
when will you give, उसमें चला गया क्या ये? when will you give my money, गिव की जगह कुछ और वर्ब यूज कर ले क्या? रिटर्न लिख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपके लिए। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी बैक, और 8 क्वेश्चन है भाई। आई कुडंट imply anything from your speech, a teacher didn't take the test, yesterday लिखा हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है। My father took, या फिर माई की जगह कुछ और लिख देते हैं, हिज फादर लिख दो बेटा 3rd के लिए। हिज फादर took him a gift from the market। चलिए भाई, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चनों के एक बार आप आंसर दीजिए। 2-4 क्वेश्चन ही हैं, एक बार इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी बैक, भाई तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे। और अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आई कुडंट इम्प्लाई एनीथिंग फ्रॉम योर स्पीच, और a teacher didn't take the test yesterday, his father took him a gift from the market। पहले क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? व्हेन विल यू, बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी नहीं। दे बेटा इसलिए गलत होगा ये, देखो रीजन सुनो, कि जो री वर्ड होता है ना बेटा, री, अगर आपने कभी रूट वर्ड्स पढ़े हो तो आपने री के बारे में जरूर ना जरूर पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा भाई। जो री होता है ना बेटा, री एक रूट वर्ड होता है, और जो री होता है ना बेटा, री का मतलब बैक भी होता है, आया समझ में बेटा। और री का मतलब अगेन भी होता है, पता होगा। री का मतलब बैक भी होता है और री का मतलब अगेन भी होता है। री का मतलब बैक भी होता है, री का मतलब अगेन भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं बैक के लिए, जैसे पहला पॉइंट है बेटा रिजेक्ट, तो री का मतलब क्या होता है? बैक। और जेक्ट भी रूट वर्ड होता है, जेक्ट का मतलब होता है थ्रो करना। किसी ने किसी को पीछे की तरफ क्या कर दिया? थ्रो कर दिया, तो क्या कर दिया उसको? रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं अगेन की बात करूं तो आप यहां पर लिख सकते हो रिमेंबर। यहां पर री का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर री का मतलब होता है अगेन।
ठीक है नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कंसेप्ट, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं बोलूँगा कि देखो ये कंसेप्ट मैंने वहाँ पर करवाया था, तो आप उस बात को रिमेंबर कीजिए। तो रिमेंबर का मतलब जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका उस बात को आप दोबारा से याद करने लग रहे हो, है ना। तो री का मतलब बेटा अगेन भी होता है और री का मतलब है बैक भी होता है। जैसे आप गाड़ी को क्या लेते हो बेटा, रिवर्स लेते हैं, लेते नहीं लेते हैं। तो री का मतलब क्या होता है बेटा, बैक। और वर्स जो होता है बेटा, वर्स का मतलब होता है टर्न करना। इससे बहुत सारे वर्ड निकलते हैं वर्स से। वर्स और वर्ट ये दोनों बेटा रूट वर्ड होते हैं और इनका यूज करते हैं टर्न के लिए। जैसे इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, इनवर्जन है, डाइवर्जन है, सबवर्जन है, सबवर्ट है, ठीक है नहीं, एवर्जन है, एवर्ट है, बहुत सारे वर्ड निकलते हैं इनसे। तो वर्स और वर्ट का मतलब टर्न करना होता है। तो री का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर री का मतलब है बैक। क्या है, बैक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिसाइकल, आप चीजों को क्या करते हो, रिसाइकल करते हो। तो यहाँ पर री का मतलब क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, अगेन हो जाता है, अगेन हो जाता है। बोलते नहीं पॉलीथीन का रिसाइकल किया जाता है, प्लास्टिक की चीजों का रिसाइकल किया जाता है, हाँ है ना। तो रिसाइकल का मतलब वहां पर री का मतलब अगेन होता है। तो ये ध्यान में रखना बेटा कि री जो रूट वर्ड होता है, इस री का मतलब बैक भी होता है और इस री का मतलब अगेन भी होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, अगर ये बात समझ में आई, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो रिटर्न लिखा बेटा, रिटर्न, तो रिटर्न में री का मतलब क्या है, बैक है। अगर रिटर्न में री का मतलब बैक है तो आप फिर दोबारा से बैक का क्यों यूज कर रहे हो, तो इसको हटाओ, है ना। तो ये बैक का यूज नहीं होगा। तो 7 क्वेश्चन में बेटा बैक का मत यूज करो। अब आते हैं बेटा 8 क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार इस 8 क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ने के बाद मुझे एक आंसर बताओ, एक रिस्पॉन्सिबल आंसर बताओ। आई कुडंट इम्प्लाई एनीथिंग फ्रॉम योर स्पीच। देखो बेटा, एक वर्ब होती है इम्प्लाई और एक वर्ब होती है बेटा इन्फर। और ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के में, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाती है, कई बार क्लोज टेस्ट में भी आ जाती है वर्ब। एक इम्प्लाई है, एक इन्फर है। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है बेटा, इम्प्लाई का मतलब होता है किसी भी चीज को इंडिकेट करना। क्या करना, इंडिकेट करना, किसी भी चीज को इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब होता है किसी भी चीज को सूचित करना, सूचित करना बोल सकते हो बेटा। इंडिकेट का मतलब बताओ क्या होता है, आप इशारा बोल सकते हो। हाँ, इशारा बोल सकते हो, संकेत करना, इशारा करना, आप ये बोल सकते हो, है ना। और इन्फर जो वर्ब होते हैं बेटा, इन्फर का मतलब होता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना। क्या करना, इसका मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना। तो किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना। इंप्लाई का मतलब होता है इंडिकेट करना और इन्फर का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड, जैसे मान लो कि टीचर्स क्या करते हैं, इन्फर करते हैं या इंप्लाई करते हैं, इंप्लाई करते हैं। स्टूडेंट उनको क्या करते हैं, इन्फर करते हैं, उन बातों को समझते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस में इंप्लाई चाहिए, इन्फर चाहिए, तो आप वहां पर वर्ब को रखकर भी आप समझ सकते हैं। इन सेंटेंस में जो ली गई बेटा, ये यहाँ पर जो अप्लाई है, अप्लाई की जगह इंडिकेट रख लो और इन्फर की जगह अंडरस्टैंड लिख लो, तब भी आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या चाहिए है, कि इंप्लाई की नीड है या फिर इन्फर की नीड है। दूसरा पॉइंट ये भी है, दूसरा पॉइंट ये भी है क्या, कि जो इंप्लाई होती है ना बेटा, इंप्लाई, इसका यूज हम करते हैं स्पीकर और राइटर के केस में। स्पीकर और राइटर के केस में हम यूज करते हैं बेटा क्या, इंप्लाई। और इन्फर हम किसके लिए, किस केस में यूज करते हैं बेटा, इन्फर हम यूज करते हैं लिसनर, लिसनर या रीडर। लिसनर या रीडर के केस में हम यूज करते हैं बेटा इन्फर। अब एक बार इस 8 क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगर कुछ समझ में आता है एक बार मुझे इस 8 क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक बार इस 8 क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई कुडंट इम्प्लाई एनीथिंग फ्रॉम योर स्पीच। तो एक तो या तो वर्ब उठा के रख लो बेटा कि हमें यहाँ पर इंडिकेट मीनिंग चाहिए, अंडरस्टैंड मीनिंग चाहिए, अंडरस्टैंड मीनिंग चाहिए। एक तो यहाँ पर इंप्लाई की जगह बेटा इन दोनों वर्ग को रख के देख लो कि इंडिकेट मीनिंग चाहिए, इन्फर मीनिंग चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो आई है ना बेटा, आई, आई यहाँ पर क्या है, स्पीकर है, रीडर है,
ये रीडर है, यहाँ पर ये आई, यहाँ पर रीडर है, स्पीकर नहीं है। अगर रीडर है तो रीडर केस में क्या यूज करते हैं, इम्प्लाई या इन्फर। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं इम्प्लाई और इन्फर के, थोड़े ध्यान में रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैंने बहुत बार देखे क्वेश्चन पेपर में कि भी कब इम्प्लाई यूज करना, कब इन्फर यूज करना है। एक ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। 9th क्वेश्चन का आंसर था ना, ए टीचर डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे। ये आना चाहिए। अब जैसे छोटी सी बात है जो सबको पता ही होगा कि अगर हिंदी मीनिंग जानेंगे नहीं तो हिंदी मीनिंग इसका उल्टा होता है। हिंदी मीनिंग इसका उल्टा होता है। हिंदी मीनिंग इसका उल्टा होता है। तो अगर स्टूडेंट लिखा हो तो स्टूडेंट्स के केस में अपने क्या यूज करना बेटा, टेक। स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट या एग्जाम। लेकिन अगर सेंटेंस में लिखो बेटा टीचर, क्या लिखा हो, टीचर, तो टीचर्स के साथ क्या यूज करो बेटा, गिव। क्या यूज करोगे, टीचर गिव द एग्जाम या फिर टेस्ट। तो अगर सेंटेंस में लिखो बेटा टीचर तो उस केस में क्या यूज करोगे, गिव। क्या यूज करोगे, उस केस में आप यूज करोगे गिव। अगर स्टूडेंट लिखा है तो उस केस में क्या यूज करोगे, स्टूडेंट क्या यूज करोगे, टेक यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। फ्रॉम कहां बेटा, ये लिखा गया आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम योर स्पीच। भाई मुझे तुम्हारी स्पीच से कुछ समझ में नहीं आया। मान लो किसी ने स्पीच दी होगी और उस स्पीच देने वाले को हम क्या बोलेंगे, जो स्पीच देने लग रहा है उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इन्फर या इम्प्लाई। हमें बताऊंगा बेटा इन्फर या इम्प्लाई, इम्प्लाई करेंगे नहीं। अब फ्रॉम हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, ओरिजिन के लिए, कि आई कुडंट इन्फॉर्म एनीथिंग, मैं तुम्हें से मतलब कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। किससे नहीं अंडरस्टैंड कर पाया, फ्रॉम योर स्पीच, तुम्हारी स्पीच से। मैं तुम्हारी स्पीच से कोई भी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। मान लो किसी ने बहुत बड़ी ज्ञान भरी बातें दी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कुछ अच्छी बातें बताई होंगी, कुछ भी बताया होगा, वो उस बात को समझ नहीं पाया, इसका मीनिंग। अब ये बताओ भाई ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ए टीचर डिडंट टेक द टेस्ट यस्टरडे। टेक आना चाहिए, गिव आना चाहिए। तो ध्यान में रखना बेटा टीचर के केस में आपने गिव का यूज करना है और स्टूडेंट के केस में आपने टेक का यूज करना है। अब 10th क्वेश्चन को आंसर बता दो इसी बात पर। हिज फादर टुक हिम ए गिफ्ट फ्रॉम द मार्केट। देखिए भाई एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। और छोटा सा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, बाकी इसको समझना चाहो समझ भी सकते हैं और ऐसे समझना चाहो ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे टेक के साथ लिखना पड़ता है बेटा टू, टेक टू समवेयर, टेक टू समवेयर, और ब्रिंग फ्रॉम समवेयर। टेक टू समवेयर का मतलब क्या होता है, टेक टू समवेयर का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को लेकर जाना। अगर आप किसी भी चीज को लेके आने लग रहे हो तो क्या यूज करोगे, टेक या ब्रिंग। तो लेकर आने के लिए ब्रिंग और लेकर जाने के लिए टेक। अगर ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, अगर ये छोटी सी और भोली सी बात अगर आपको समझ में आ भी गई भाई, तो मुझे इसका बताओ भाई, मुझे इसमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हमने यहाँ पर इसके लिए क्या लिखना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ऊपर में जो रखा हुआ क्वेश्चन है। हिज फादर टुक हिम ए गिफ्ट फ्रॉम द मार्केट, क्या लिखोगे, तो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या यूज करोगे, ब्रॉट। हिज फादर ब्रॉट हिम ए गिफ्ट फ्रॉम द मार्केट। अगर फ्रॉम द मार्केट नहीं लिखा होता नहीं फिर यहाँ पर टेक भी लिख सकते थे। तो फ्रॉम द मार्केट लिखा हुआ, इस फ्रॉम द मार्केट की वजह से आपने क्या लिख दिया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। और यहाँ पर ब्रॉट का मतलब क्या है, लाना या लेके जाना, लाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। यहां तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट, को शंका, क्वेश्चन, कुछ हो।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ही he thinks others he thinks others as fools। अच्छा कंसेप्ट है ये भी, वही कंसेप्ट है जो तुमने क्वेश्चन पूछा था। अभी डिस्कस करूंगा नहीं, अभी देख लेना भाई एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखना। they named they named the software as a miracle। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, द काउंसिल अपॉइंटेड कमल as a manager as a manager। क्वेश्चन नंबर 4, they treated Ram as a friend। they declared wrestler unfit। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, my parents advised Kamal as a son। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए, सेवन क्वेश्चन है भाई। he chose he chose his friend as best।
और एक लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूँ भाई। इस क्वेश्चन का आपने क्या बताना है, इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है। और 8 क्वेश्चन है भाई आपके लिए कि दे वेलकम्ड हिम एज चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बताओ। कहाँ पर एज होगा, कहाँ पर नहीं होगा, क्यों होगा, क्या गलत है, क्या वजह है। मुझे इन सब चीज़ों की एक बार वजह बताओ कि क्या वजह है, क्या रीज़न है इनके पीछे, कि कहाँ क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या कहानी है। एक बार इन सभी बातों का मुझे रीज़न बताओ भाई। वेब का पॉइंट, किस चीज़ का पॉइंट? हाँ हाँ, वजह। नहीं नहीं, देखो एक बार सुनो, एक बार ध्यान से, एक समझा दूं मैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो एक बार। ही थिंक्स अदर्स एज फूल्स। पहले क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे कि ही थिंक्स अदर्स, वो दूसरों को सोचता है। व्हाट, क्या सोचता है? अगर सोचता है तो व्हाट क्या सोचता है? फूल सोचता है, फूल सोचता है भाई। तो यहाँ पर जो फूल्स है स्टूडेंट, ये व्हाट का रिप्लाई है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी तक आपने पढ़े होंगे सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं लिखा मोहन इज ए पुलिसमैन, तो जो पुलिसमैन है वो किसके लिए यूज किया गया है? मोहन के लिए। और मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मोहन इज ए डॉक्टर, जो डॉक्टर है वही मोहन है। और जो डॉक्टर है वो सेंटेंस में कैसे यूज किया है? एज ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। और वो कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज किया गया है? मोहन के लिए। और मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। बोलो, तो डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और रोहन इज माई फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है वही रोहन है ना। रोहन क्या है? सब्जेक्ट है। और जो माई फ्रेंड है वो उसको हम क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहां पर आप खुद बताइए, अगर मैं इस बात को आपके साथ डिस्कस करूं, एक तो हमें यहां पर व्हाट का रिप्लाई चाहिए है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन देखो, मैं बताऊं आपको प्रॉपर रीजन। दो तरीके से इस बात को इंटरप्रेट कर सकता हूं मैं। एक तो मैं इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूं, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? एज लिखा हुआ है। अगर मैं आपको एज की कहानी बताऊं, नहीं एज की कहानी भाई ये होती है कि जो एज होता है नहीं, एज, ये वर्ड एडवर्ब भी होता है, ठीक है। एज एडवर्ब भी होता है, और छोड़ो स्टूडेंट, एज कंजंक्शन भी होता है, और एज तुम्हारा प्रीपोजिशन भी होता है। एक बात मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अगर एज एडवर्ब होता है और एज प्रेपोजिशन भी होता है, जब एज प्रेपोजिशन बनेगा तो ये क्या बनाएगा? आप बोलो सर, ये बनाएगा फ्रेज। कौन सी फ्रेज बनाएगा? बोलो, कौन सी फ्रेज बनाएगा? अगर फ्रेज बनाएगा तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर एज के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो एज प्रेपोजिशन हो गया। तो कौन सी फ्रेज बनाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा, एडवर्ब बनाएगा? प्रीपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनते हैं फिर एडवर्ब बनते हैं, पढ़ाया था नहीं। अब अगर ये फ्रेज बनाएगा तो कौन सी फ्रेज बनाएगा? एडजेक्टिव बनाएगा, एडवर्ब बनाएगा? एडवर्ब बनाएगा, क्योंकि खुद ही वर्ड क्या होता है? ये एडवर्ब होता है। अगर ये वर्ड ही एडवर्ब होता है तो फ्रेज भी कौन सी बनाएगा भाई? कौन सी बनाएगा? एडवर्ब ही तो बनाएगा। बोलो, अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन फ्रेज बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं? आप बताओ, कंजंक्शन फ्रेज बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं? अगर क्लोज बनाएगा, और ये मैंने पढ़ाया भी था, सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, और एडवर्ब का भी काम करता है। पढ़ाया नहीं पढ़ाया था? अगर ये क्लोज बनाएगा तो कौन सी क्लोज बनाएगा? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब? फिर वही गड़बड़ी करोगे। अगर ये वर्ड होता ही एडवर्ब है, एडवर्ब भी बनाएगा। अगर ये है वर्ड एडवर्ब तो एडवर्ब है। फ्रेज बनाएगा
तब भी एडवर्ब फ्रेज बनाएगा, अगर क्लोज बनाएगा तो तब भी एडवर्ब क्लोज बनाएगा। तो कुल मिला के बात ये है भाई, जो एज होता है ना, एज चाहे क्लोज बने चाहे फ्रेज बने, वो हमेशा ही एडवर्ब ही बनाएगा। अब जैसे तुम इस एज को कुछ भी मान लो, ये एडवर्ब भी बनाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर किसका रिप्लाई चाहिए है? वट का। और क्या मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा कि वट और होम का रिप्लाई हमेशा ही ऑब्जेक्ट होते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन प्रोनाउन, अगर नाउन प्रोनाउन होते हैं तो क्या हमें यहाँ पर एज लिखना चाहिए? बोलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको ये समझाया भाई, जो एज होता है ये एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो ये फ्रेज बनाएगा, तो कौन सी फ्रेज बनाएगा? एडवर्ब बनाएगा। अगर ये कंजंक्शन होगा तो ये क्लोज बनाएगा, तो कौन सी क्लोज बनाएगा? एडवर्ब क्लोज बनाएगा। और वर्ड होता ही एडवर्ब है। अब लेकिन हमें यहाँ पर किसका रिप्लाई चाहिए? हमें यहाँ पर रिप्लाई चाहिए वट का, कि ही थिंक्स अदर, कि वो दूसरे के बारे में सोचता है। वट क्या सोचता है दूसरे के बारे में? फूल सोचता है। तो यहाँ पर जो फूल से वट का रिप्लाई है, और वट का रिप्लाई कभी एडवर्ब नहीं होते। एडवर्ब किसका रिप्लाई होते हैं? व्हेन, वेयर, वाई, हाउ का। पढ़ाया था कभी? जो व्हेन, वेयर, वाई, हाउ के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। वट और होम के रिप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो हमें यहाँ पर वट का रिप्लाई चाहिए। अगर वट का रिप्लाई चाहिए तो यहाँ पर एज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। पहला तरीका तो ये है भाई इस बात को जस्टिफाई करने का, इस बात को जस्टिफाई करने का पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या इस बात को जस्टिफाई करने का? दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट इस बात को जस्टिफाई करने का, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ लो बस छोटी सी बात। तो छोटी सी बात ये है भाई, यहाँ पे जो फूल्स है नहीं, ये अदर्स के लिए यूज किया गया है, ये भाई फिर ये ही के लिए यूज किया गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये कि यहाँ पर थिंग्स क्या है? वर्ब है। आया ना? और वर्ब से पहले क्या लिखते हैं आप बताइए भाई? वर्ब से पहले क्या लिखते हैं और वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? बोलो। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आप ही लोग मुझे ये बताइए बेटा कि यह जो फूल्स यूज किया है बेटा, फूल्स, ये फूल्स किसके लिए यूज किया गया है? अदर्स के लिए, ही के लिए? बहुत बढ़िया। आप बोलो सर इसका यूज किया गया है अदर्स के लिए, ना कि ही के लिए। अगर ये अदर्स के लिए यूज किया गया है तो आप खुद ही बता दीजिए भाई, अदर्स यहां पर क्या है? बोलो। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकता? बोलो। तो इस बात को जस्टिफाई करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। या तो उस बात को तुम ऐसे समझ लो जैसे मैंने भी बताया, या बात तो उसको तुम ऐसे समझ लो कि फूल्स किसके लिए यूज किया गया है? ही के लिए, अदर्स के लिए। अगर ही के लिए यूज किया गया है तो ही तो सब्जेक्ट है, तो इसको बोल देंगे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अगर ये यूज किया गया है अदर्स के लिए तो अदर्स तो ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई भाई सबको? बोलो। अगर ये बात समझ में आई तो आप मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, और ये क्वेश्चन और मैं इसी तरीके से इंटरप्रेट करूंगा। दे नेम्ड द सॉफ्टवेयर, उन्होंने नाम दिया सॉफ्टवेयर का। वट क्या नाम दिया? अगर नाम दिया तो वट क्या नाम दिया? यहां लिख दूं क्या? अगर नाम दिया तो वट क्या नाम दिया? तो हमें इसके बाद किसका रिप्लाई चाहिए स्टूडेंट? हमें इसके बाद किसका रिप्लाई चाहिए है? वट का। कि दे ने नेम दिया सॉफ्टवेयर का, वट क्या नाम दिया सॉफ्टवेयर का? आप बोलो सर उन्होंने नाम दिया सॉफ्टवेयर का मिराकल। तो क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूं? बोलो। और इस बात को बताने के लिए मेरे पास क्या भाई, हजारों तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है? वही है कि एज के साथ हमेशा क्या बनेगा? या तो एडवर्ब फ्रेज बनेगा या एडवर्ब क्लोज बनेगा। बोलो। लेकिन हमें तो वट का रिप्लाई चाहिए, और वट का रिप्लाई तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एज का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा तरीका वही है कि जो मिराकल जो लिखा हुआ बेटा, मिराकल, ये मिराकल किसके लिए यूज किया गया? आप खुद बताइए। ये मिराकल सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया गया है, या फिर ये मिराकल किसके लिए? दे के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया गया भाई? ये आप बोलो सर जो मिराकल है ये यूज किया गया है सॉफ्टवेयर के लिए। अगर सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया गया है और दे के लिए यूज नहीं किया गया है, तो सॉफ्टवेयर यहां पर क्या है? आप खुद बताइए। सॉफ्टवेयर यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? बोलो। ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नेम्ड यहां पर वर्ब है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकता? तो एज का यूज होगा इसके साथ? नहीं होगा, बात खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बार तो थर्ड क्वेश्चन को आंसर बताओ। द काउंसिल अपॉइंटेड कमल एज ए मैनेजर। द काउंसिल अपॉइंटेड कमल, काउंसिल ने अपॉइंट किया कमल को। व्हाट क्या अपॉइंट किया भाई कमल को? अगर काउंसिल ने अपॉइंट किया कमल को तो क्या अपॉइंट किया? आप बोलो सर मैनेजर अपॉइंट किया। अगर मैनेजर अपॉइंट किया तो क्या हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते?
बिल्कुल बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो क्या यहाँ पर एज लिखना संभव है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर एज नहीं आएगा। तो कुल मिला के बात ये है स्टूडेंट कि अगर आपको सेंटेंस में व्हाट के रिप्लाई की जरूरत होगी तो वहां पर आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ आपने कभी भी एज का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपके पास रीजन है। ये रीजन है क्योंकि एज या तो एडवर्ब होता है, अगर कंजंक्शन होगा तो एडवर्ब क्लोज बनाएगा, अगर प्रीपोजिशन होगा तो एडवर्ब फ्रेज बनाएगा। और व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, एडवर्ब नहीं होते भाई। एडवर्ब रिप्लाई होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का, है ना। ये बात हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से। दे ट्रीटेड राम, दे ट्रीटेड राम, हमें इसके बाद किसका रिप्लाई चाहिए? व्हाट का या हाउ का? हाउ का। दे ने ट्रीट किया, किसको ट्रीट किया? राम को। हाउ, कैसे ट्रीट किया? कैसे ट्रीट किया भाई? एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह ट्रीट किया। अगर हाउ का रिप्लाई चाहिए तो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के रिप्लाई क्या होते हैं? तो सेंटेंस सही हो गया नहीं हो गया? अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो अगर आपको सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई की जरूरत है तो इनके साथ एज का प्रयोग मत करना, लेकिन अगर आपको व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के रिप्लाई की जरूरत है तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दो भाई। दे डिक्लेयर्ड द रेसलर एज अनफिट। दे ने डिक्लेयर किया किसको? रेसलर को। क्या डिक्लेयर किया भाई? रेसलर को। क्या डिक्लेयर किया भाई रेसलर को? तो व्हाट का रिप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। अगर व्हाट का रिप्लाई चाहिए तो यहाँ पर जो अनफिट लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते? अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या यहाँ पर एज आना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन का आंसर बताना भाई। माय पेरेंट्स एडवाइज कमल एज ए सन। माय पेरेंट्स एडवाइज, मेरे पेरेंट्स ने एडवाइज किया किसको? कमल को। अब इसके बाद हमें किसका रिप्लाई चाहिए? व्हाट का, हाउ का? हाउ का रिप्लाई चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने एडवाइस किया कमल को। हाउ, कैसे एडवाइस किया भाई कमल को? एज ए सन, बेटे की तरह एडवाइस किया। अगर हाउ का रिप्लाई चाहिए तो सेंटेंस सही हो गया नहीं हो गया? सही हो गया। तो रटना नहीं है कि भाई एज आ ही नहीं सकता, एज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर व्हाट का रिप्लाई की जरूरत होगी तो हम एज का प्रयोग नहीं करेंगे, हाउ का रिप्लाई की जरूरत होगी तो हम एज का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना भाई। ही चूज्ड हिज फ्रेंड एज बीस्ट। ही ने चूज किया अपने फ्रेंड को। इसके बाद किसका रिप्लाई चाहिए? व्हाट का रिप्लाई चाहिए, हाउ का? बीस्ट का ब्रोक लेसलर देखा आपने? ब्रोक लेसलर, हाँ फाइटर में, हाँ उसके लिए बीस्ट यूज करते थे। हाँ जो खतरनाक है वही है। तभी ये मैंने सेंटेंस हाउ का। ही चूज हिज फ्रेंड, ही ने चूज किया अपने फ्रेंड को। क्या चूज किया अपने फ्रेंड को? उसने अपने फ्रेंड को चूज किया भाई ये पर्सन बीस्ट है। तो ये क्या हो गया? आप बोलोगे सर ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या इसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। अब इस 8 क्वेश्चन को आंसर बताओ आप। दे वेलकम्ड हिम एज ए गेस्ट। सही है, क्योंकि इस हिम के बाद किसका रिप्लाई चाहिए? व्हाट का या हाउ का? हाउ का। दे ने वेलकम किया हिम का। अगर दे ने वेलकम किया हिम का तो कैसे वेलकम किया? एज ए गेस्ट, गेस्ट की तरह वेलकम किया भाई। सही होगा। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, नो रूल्स नो रेगुलेशंस, ओनली सेंस। सेंस का यूज करोगे आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा। यहां तक बताओ भाई सारी बातें क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट को, शंका को, संकोच हो किसी प्रकार का तो पूछो भाई। यहां तक है किसी प्रकार का भाई शंका संकोच? चलिए एक बार नोट करो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कुछ छूटेगा नहीं प्रैक्टिस में, है ना। प्रैक्टिस में सब समेट लेंगे। अगर कुछ बाकी छूटेगा तो नहीं, लेकिन अगर एक आधा पॉइंट रह भी गया तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है नहीं। तो 2-4 क्वेश्चन और पूछ लूँ आपसे। मतलब ये तो हो गया अगला कंसेप्ट के, मतलब आसान सा, वो भी मुश्किल नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन आसान सा
कंसेप्ट है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, आसान सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बाकी इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर प्रैक्टिस में। पहला क्वेश्चन देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, they will not breathe on so high an altitude। बेसिक सा पॉइंट है, सबको पता ही होगा। they haven't done any practice yet। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए, they didn't affect छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बाकी कभी ना कभी बड़े होंगे। देखो भाई, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे फ्लाई है, फ्लाई नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इम्पैक्ट है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। हेल्प है, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनकी नाउन फॉर्म अलग होती है और वर्ब फॉर्म अलग होती है। नाउन फॉर्म अलग होती है और वर्ब फॉर्म अलग होती है। बाकी क्वेश्चन और लिख देता हूँ उस पर मैं, चार हो जाएंगे। फिर उनकी नाउन फॉर्म क्या होती है, वर्ब फॉर्म क्या होती है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन देखना, तो जैसे स्टूडेंट कुछ वर्ड्स होते हैं आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे कि उनकी अपनी नाउन फॉर्म भी होती है, उन वर्ड्स की अपनी नाउन फॉर्म भी होती है और उन वर्ड्स की अपनी स्टूडेंट वर्ब फॉर्म भी होती है। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अभी मैंने डिस्कस किया कि उनकी नाउन और वर्ब फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। मतलब उनकी फॉर्म में कोई भी चेंज, उनकी फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं किया जाता भाई। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनकी नाउन फॉर्म अलग होती है और वर्ब फॉर्म अलग होती है। जैसे हम यहाँ पर बात करें ब्रीथ की, हम ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ क्या होता है, नाउन होता है। अगर इसमें हम एक्स्ट्रा ई को ऐड कर देते हैं, नहीं एक्स्ट्रा ई को ऐड कर देते हैं, तो ये वर्ब से क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपके साथ बात, BATH, ये क्या होता है, नाउन। और बेद क्या हो गया, बेद क्या हो गया, BATHE क्या हो गया। इसमें एक्स्ट्रा ई जोड़ दें तो क्या बन गया, ये
वर्ब बन गया। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस की, PRACTICE, CIE वाला नाउन होता है और PRACTISE ये वर्ड क्या होता है, ये वर्ड वर्ब होता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ बेटा ADVICE ये नाउन होता है। अगर मैं बात करूँ ADVISE ये क्या होता है बेटा, ये वर्ब होता है। वो नाउन होता है और ये क्या होता है, वर्ब होता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ EFFECT ये इफेक्ट क्या होता है, नाउन। और अगर हम बात करें AFFECT ये क्या होता है बेटा, वर्ब। अगर ये सारी बातें समझ में आई तो आपने इन क्वेश्चन के आंसर बताने जो आपके सामने लिखे हुए हैं। कहाँ वर्ब चाहिए है, कहाँ नाउन चाहिए है, एक बार आप पढ़ के इन क्वेश्चन के आंसर बताओ। दे विल नॉट ब्रीथ ऑन सो हाई एन एल्टीट्यूड, नाउन चाहिए वर्ब चाहिए भाई, वर्ब चाहिए नहीं, क्योंकि विल यहां पर कैसी वर्ब है, तो यहां पर मेन वर्ब चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, तो ये तो नाउन होता है, तो ब्रीथ में एक्स्ट्रा ई लगाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, थोड़ा ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना भाई, दे हैवंट डन एनी प्रैक्टिस येट, तो यहाँ पर एनी सबको पता है ये डिटर्मिनर होता है, नॉन असर्टिव वर्ड होता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। और डिटर्मिनर हमेशा किसको डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनर हमेशा ही नाउन को ही डिटरमाइन करते हैं। और नाउन ISE वाला नहीं होता बेटा, IC वाला होता है, PRACTICE। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब इस क्वेश्चन को आंसर दो, थर्ड क्वेश्चन का। दे डिडंट इफेक्ट टू दिस मेडिसिन, तो यहाँ पर डिड क्या है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए है, और मेन वर्ब क्या होती है, AFFECT या AFFECT, तो क्या लिखेंगे, AFFECT। और यहां बताना भाई, ए टीचर गेव मी एडवाइस अबाउट माई ब्राइट फ्यूचर, वही बेटा। तो यहां पर मेन वर्ब बेटा ये है, टीचर ने दिया, क्या दिया मुझे, क्या दिया भाई, एडवाइस दिया। तो यहां पर हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए है, क्योंकि बेटा एडवाइस डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहां पर हमें नाउन की जरूरत है, तो अगर नाउन की जरूरत है तो ADVICE लिखेंगे। ये वर्क वर्ड होता है बेटा, देखो वर्क सबको पता, नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। द मैन वर्कड हार्ड टिल द इवनिंग, बात समझ में आएगी नहीं, सेंटेंस सही हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूंगी दे हैव डन मच वर्क टिल द इवनिंग, ये भी सही हो गया। तो वहां पर एक जगह वर्क नाउन है और एक जगह वर्क वर्ब है। तो वर्क है, फ्लाई है, हेल्प है ना, इम्पैक्ट है, ये ध्यान में रखना बेटा, ये वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं, इनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उनकी नाउन फॉर्म अलग होती है और वर्ब फॉर्म अलग होती है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। लेकिन इफेक्ट का एक छोटा सा पॉइंट और है जो आई होप सबको पता होगा, बाकी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि स्टूडेंट इफेक्ट वर्ड होता है बेटा, इफेक्ट। चलिए मैं अफेक्ट की बात कर लेता हूँ। अगर मैं अफेक्ट की बात करूँ नहीं, और अभी हमने डिस्कस किया, और एक वर्ड है बेटा इफेक्ट, क्या है, इफेक्ट है। तो पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना बेटा, ये तो छोटी सी बात है जो सबको पता ही होगी, क्या पता होगी कि सर ये इफेक्ट होता है वर्ब और ये इफेक्ट होता है नाउन। तो इस अफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, टू इम्पैक्ट, क्या होता है, टू इम्पैक्ट। और इसका मतलब होता है बेटा इम्पैक्ट। एक का मतलब होता है प्रभाव और एक होता है प्रभाव डालना या प्रभाव करना, जो भी है, या प्रभाव होना, ठीक। तो एक का मतलब टू इम्पैक्ट होता है, एक का मतलब इम्पैक्ट होता है, ध्यान में रखना। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रखना भाई, छोटा सा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, जो ये इफेक्ट होते हैं ना, ये इफेक्ट ये वर्ब होती है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है। ये वर्ब होता है लेकिन इसका एक और मतलब होता है। एक और मतलब क्या होता है, अफेक्ट का एक और मतलब कोई बताएगा, बताओ कोई। इस इफेक्ट का, इस जो AFFECT है ना बेटा, इसका एक और मतलब होता है, कोई बताएगा क्या होता है, रिजल्ट नहीं होता बेटा, इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड। बेटा वो रिजल्ट मैं बताता हूँ किसका होता है, तुम कहाँ किसका मान रहे हो, मैं आपको बता दूंगा। इसका मतलब होता है बेटा टू प्रिटेंड, प्रिटेंड दिखावा करना। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, जब ये इफेक्ट वर्ब होता नहीं, एक तो इसका मतलब होता है इम्पैक्ट,
और एक इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन ये इफेक्ट नाउन के साथ साथ बेटा ये इफेक्ट वर्ब भी होता है। बताऊंगा उसको, ये नाउन के अंदर बताऊंगा, पहले बताऊं। नाउन के अंदर होता है बेटा, नाउन होता है ना, उसका मतलब मैं बताऊंगा तब। ऐसा क्वेश्चन आया था डिस्कस, मैं बता दूंगा, 1 मिनट इसको और सुन लो एक बार। यहाँ तक बताओ भाई, सब क्लियर है। लेकिन भाई ये जो इफेक्ट है ना, ये नाउन के अलावा वर्ब भी होता है। और इसका मतलब होता है स्टूडेंट टू कोज, किसी भी चीज को कोज करना। टू ब्रिंग अबाउट, एक फ्रेजल वर्ब होती है कौन सी? एक फ्रेजल वर्ब होती है बेटा टू ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अबाउट का मतलब भी टू कोज होता है। तो ये फैक्ट और इफेक्ट के बारे में छोटी सी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ आप क्या बोल रहे थे बेटा? इफेक्ट वो ये होता है बेटा EFF वाला, जब नाउन होता है नहीं, इस इफेक्ट के दो मतलब होते हैं। अच्छा तुम रिजल्ट बोल रहे हैं बेटा, वो नाउन होता है, हम वर्ब की बात कर रहे हैं। देखो ये वर्ब नाउन होता है, इसका मतलब रिजल्ट भी होता है। हाँ नीचे वाला EFFECT पढ़ाऊंगा। इन्फ्लुएंस और मैंने बताया ना, इन्फ्लुएंस वाली बात बताई थी आपको। इन्फ्लुएंस और रिजल्ट के बीच में डिफरेंस होता है, बताया नहीं? इफेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस भी होता है और इफेक्ट का मतलब रिजल्ट भी होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस और रिजल्ट के बीच में डिफरेंस होता है। अगर इस बात को तुम समझना चाहो नहीं तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बता दूं, एक बार देख लो। बाकी नाउन के लिए वेट करना पड़ेगा, जो आपका एक बार दिल करो बता देना। यहां तक बताओ भाई, किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई शंका, कोई संकोच हो? यहां तक क्लियर भाई? यहां तक सारी चीजें तो ये अपने हो गए हैं, कंसेप्ट क्लियर, कंप्लीट हो चुके हैं वर्ब के। ठीक है, उसके बाद अपने पास बचता है भाई 30 मिनट्स, और हम क्या करेंगे अब? क्वेश्चंस करेंगे, और कल की क्लास में भी क्वेश्चंस ही रहेंगे भाई। बिना प्रैक्टिस कुछ भला होने वाला नहीं है भाई, तो हमें एप्लीकेशन करना भी सीखना है। तो अभी हमें जो इन पॉइंटों को डिस्कस किया बेटा, इन पॉइंटों को अपने अच्छे तरीके से समझना और सीखना है। अब आते हैं बेटा इसके एप्लीकेशन पर। लिखना है क्या? हो गया? तो ये वर्ब के बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, लगभग 120 क्वेश्चंस है, जो हम कल और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और मेरी तरफ से भाई वर्ब कंप्लीट, और जिंदगी में कभी आपको वर्ब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। बस अब आपको इसका एप्लीकेशन सीखना है। इस पे ये चलेगा नहीं? चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। इट डिडंट एवर अकर टू देम दैट दे हैड बीन डब्ड। इसका बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए? यही होगा क्या? क्यों होगा, क्या रीजन है? हाँ क्योंकि ये तुमने कभी ना कभी हमें कहाँ पढ़ा था, टेंस में पढ़ा था कि डू डज डिड के बाद बेटा हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है। ये सबको पता बेटा कि डू डज डिड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम बेटा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भाई? अकर होती है। क्या होती है बेटा? तो हम यूज करेंगे अकर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करो बेटा कि इट डिडंट एवर अकर टू देम दैट दे हैड बीन डब्ड। क्या मतलब हुआ इसका? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? डब्ड, डब्ड का मतलब होता है बेटा ठगना, किसी को ठगना। इट डिडंट एवर अकर्ड टू देम दैट दे हैव बीन डब्ड। एवर यहाँ पर क्या है बेटा? एवर यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब है बेटा। ये जस्ट ये इसका हम यूज करते हैं किसी भी चीज को स्ट्रेस करने के लिए, जस्ट मतलब किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए बोल सकते हो भाई। इट डिडंट एवर अकर टू देम मतलब इनके साथ अक्सर ऐसा नहीं होता कि दैट दे हैव बीन डब्ड, उनको लूट लिया जाए। और मतलब अक्सर ऐसा नहीं होता है ना उनके साथ, जो भी है। मतलब हम यहाँ पर बात करने लग रहे हैं देम की।
बात समझ में आई? पहला क्वेश्चन भाई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना स्टूडेंट। दिस एक्सप्लेन सॉरी दिस एग्जांपल डजंट हाउएवर एक्सप्लेन्स द सिचुएशन फुली। एक्सप्लेन आएगा नहीं, कैसे पता चला? वही है बेटा कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर एक्सप्लेन्स नहीं, क्या आएगा? एक्सप्लेन आएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं करवाए भाई, क्योंकि इसलिए नहीं करवाए कि वो टाइम वेस्टिंग है। वो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम प्रैक्टिस के तौर पर भी कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन भाई मैंने इसलिए नहीं करवाए, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस के तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा है नहीं कि हम इन पर टाइम वेस्ट करें। जहाँ पर हमें समय खर्चना था हम वो समय खर्च चुके हैं, है ना। जहाँ पर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन पर हम समय खर्च चुके हैं। ये बेसिक बातें होती है जो हर बच्चे को पता होती है। अगर ये सारी बातें समझ में आई तो बेटा हम मुझे क्वेश्चन नंबर रेड को यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताओ बेटा। वन मस्ट ought टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। कहना चाहिए दोनों एक साथ न्यूज होंगे नहीं, या तो इनके बीच में एंड कंजंक्शन यूज करो। इन दोनों मॉडल्स को क्या कर दे, वो कंजंक्शन क्या कर दे, जोड़ दे। और जैसे कि सबको पता है कि मस्ट भी बेटा मोडाल्स होता है और ought टू भी मोडाल्स होता है। और अगर आप किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हो तो बेटा हमेशा बाद वाले को गलत मानना। तो यहाँ पे लिखो वन मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताओ। दो दे कुड हैव हेल्प्ड हिम दे लेट हिम फॉल। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई पूछेगा नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताओ तुम। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद बताओ, क्या आना चाहिए? कौन सा? हाँ, कौन सा फेल आना चाहिए ये बताना। एक छोटी सी बात बताओ, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं पढ़ चुके हैं। देखो एक बात बताओ, पहले वाला हमने बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट डिस्कस किया था बेटा। जैसे एक फॉल होती है और फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉलन। और ये वर्ब कैसी होती है, आप बोलो सर ये वर्ब होती है इंट्रांसिटिव। ये पढ़ाया था नहीं क्लास में, आया ना। और एक होती है भाई फेल, फेल की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है फेल्ड। और एक स्टूडेंट आया था, तुम्ही में से आया था भाई, कौन सा आया था? और ये मैंने एक बात बताई थी कि कुछ ऐसी वर्ब तो होती है बेटा, अगर उन वर्ब के बाद कभी दूसरी वर्ब लिखनी पड़ेगी तो हमेशा बेस फॉर्म में लिखना। मैंने उसको वर्ब बताई थी, जैसे एक मैंने हेल्प वर्ब बताई थी आपको, एक सी वर्ब बताई थी, एक वॉच वर्ब बताई थी मैंने आपको, फील बताई थी क्या? इनके बाद हमेशा ही वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। हाँ, और वो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। आप बोलोगे सर जीरेंड आएगा, मैं वो वहाँ पर कंसेप्ट यूज़ कर रहा था उस वर्ब के साथ, लेकिन मैंने फिर ध्यान दिया भाई ये तो एक टू यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद जो टू लिखते हो प्रीपोजिशन होता है ना, वो इन्फिनेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर देखो यही बात होती है बेटा, ये बात हम नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे, और मैं एक बार यहाँ भी बता देता हूँ। पहली बात तो ये बेटा, दो दे कुड हैव हेल्प्ड हिम दे लेट हिम फॉल। ठीक है भाई, मतलब ये दो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग के लिए यूज किया गया है कि दो दे कुड हैव हेल्प्ड हिम दे लेट हिम फॉल। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर मेन वर्ब लेट है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं वहां पर भी पढ़ाऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब में कि लेट वर्ब के बाद अगर आपने कभी भी दूसरी वर्ब लिखनी हो, लेट के बाद कभी दूसरी वर्ब लिखनी हो तो उसको आपने हमेशा बेर इन्फिनिटिव में लिखना है। और बेर इन्फिनिटिव होता है स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। लेट है, वॉच है, हेल्प है, सी है, फील है, ये ध्यान में रखना। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती है अगर इनके बाद कभी भी दूसरी वर्ब लिखनी पड़े तो उसको हमेशा किस में लिखोगे? बेर इन्फिनिटिव में। और बेर इन्फिनिटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर लेट वर्ब के बाद अगर आप कभी भी दूसरी वर्ब लिखोगे तो हमेशा उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना। ये फर्स्ट फॉर्म है भाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन ये कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है? ये फर्स्ट फॉर्म तो है तो ये कैसी वर्ब में लिखूंगा नहीं, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब स्टूडेंट? इंट्रांसिटिव। और इंट्रांसिटिव वर्ब में फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मुश्किल है, बोलो। लेट वर्ब के बाद अगर कभी भी दूसरी वर्ब लिखनी पड़े तो याद रखना उसको हमेशा बेर इन्फिनिटिव में लिखना है। किसमें? और बेर इन्फिनिटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो
इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा तो ये कैसी वर्ब हुई, ट्रांसिटिव हुई या इंट्रांसिटिव हुई? अगर इंट्रांसिटिव वर्ब फॉल होती है फेल होती है? फॉल होती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसके अगला ये टॉपिक है नॉन फाइनाइट, ये होगा रिवाइजन, टॉपिक पढ़ेंगे नहीं हम, पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे। They might got injured seriously if they were careless of their safety. गोट नहीं आएगा नहीं किसको, ये तो नहीं वर्ब लग रहा, ये एडजेक्टिव है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा सुन के, कानों को भी दिल को भी। तो माइट यहाँ पर क्या बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मोडाल्स है। तो इसके बाद बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, यहाँ पर गेट आएगा। 6 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। तो 6 क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई हैवंट एनी टाइम टू लेफ्ट सी लेट मी गो नाउ। देखो अभी डिस्कस किया था नहीं, लेट वर्ब के बाद, देखो लेट वर्ब के बाद अगर कभी दूसरी वर्ब लिखनी पड़े तो पेयर इन्फिनिटी में लिखना पड़ता है। ये तुमने क्वेश्चन वॉइस में भी कियोगे, लेट मोहन गो देयर, कि मोहन को वहां पर जाने दो। वॉइस में आपने जब चेंज किया होगा नहीं एक्टिव से पैसिव में, तो आपने देखा होगा कि ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी लेट के बाद बेस फॉर्म मिलेगी। ये अंदर इसमें भी तुमने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे इंपैरेटिव सेंटेंस में, लेट वाले और लेट्स वाले, है ना? नहीं क्यों तो मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। आई हैवंट एनी टाइम लेफ्ट सो लेट मी गो नाउ। अब ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, बस इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए टेढ़ा बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। आई हैवंट एनी टाइम सो लेट मी गो नाउ। चल छोड़ो मेरी बातों को, सारे इन क्वेश्चन को भी छोड़ो। एक छोटी सी बात पूछ लूँ आपसे, मैं पूछ लूँ भाई, छोटी सी बात बोलो। चलिए एक छोटी सी बात बताओ मुझे भाई, यहाँ पर तो इन कलर का यूज होगा, इसका भी चल जाएगा। एक छोटी सी बात बताओ भाई मुझे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज गॉन देयर, और मैं आपको बोल दूं भी इस सेंटेंस को तुम नेगेटिव में चेंज करो। तो इस सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे? तो आप बोलोगे सर हम इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, ही हैज नॉट गॉन, बोलो ऐसे करोगे नहीं करोगे? अब मैं आपसे ये पूछूं कि नोट का यूज कहां और कैसे यूज हुआ है। आप बोलोगे सर जो नोट है नहीं, नोट, ये नोट का हमने यूज किया है, ये गॉन मेन वर्ब है और ये हैज हेल्पिंग वर्ब है। तो आप इस बात को कैसे बोलोगे, नोट कहां पे यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले? अगर इस बात को बोलना पड़े तो आप कैसे सही बोलोगे कि नोट हम कहां यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं या मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ, सॉरी इंटरोगेटिव बनाओ। अभी लिखा गया सेंटेंस, इसको एक बार इंटरोगेटिव बनाओ। तो क्या लिखोगे, हैज ही नॉट गॉन, ऐसे बनाओगे नहीं? अब बताओ नोट कहां यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब से पहले? ये बात याद रखनी है, नोट हमेशा ही पोजीशन किया जाता है स्टूडेंट मेन वर्ब से पहले। ठीक, अगर आपको पता चल गया कि नोट मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है, इसको रफ कर दूं यहाँ पर, अब रहने दे। तो अगर आपको पता चल गया कि नोट यूज किया जाता है मेन वर्ब से पहले, अगर नोट मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है, अब आते हैं इन क्वेश्चनों पर। अगर ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, तो मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ पाए होंगे। अब यहां पर लिखा कि आई हैवंट, नोट लिखा हुआ है नहीं, और इसके बाद लिखा हुआ एनी टाइम। तो एनी टाइम तो भाई तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी हमें क्या डिस्कस किया, तो हमें तो अभी डिस्कस किया था कि सर नोट का हम तो यूज मेन वर्ब से पहले करते हैं, और इस वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब लिखी है क्या? बोलो, इसके बाद कोई मेन वर्ब है क्या? मतलब इस नोट के बाद कोई मेन वर्ब है क्या? अगर मेन वर्ब नहीं है तो सेंटेंस सही है गलत? गलत हो गया। या तो अपनी तरफ से कोई ना कोई मेन वर्ब लिख दो कि आई हैवंट गोट, क्या लिखेंगे, आई हैवंट गोट, इसको रफ कर दें। या तो इसको ऐसे लिख दो भाई, आई हैवंट गोट, देखो, या तो इसको लिखो कि आई, मतलब कोई मिला कि गलत है, या तो इसको लिखो कि आई हैवंट गोट, आई हैवंट गोट एनी टाइम लेफ्ट सो लेट मी गो नाउ। अब यहां पर हैव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और गोट क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। एक तो ये तरीका भाई इस क्वेश्चन को सही करने का, और इस सेंटेंस को सही करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है, अब मान लो कि तुम इस हैव को ही हेल्पिंग वर्ब अपनी मेन वर्ब बनाना चाहते हो,
अगर मेन वर्ब बनाना चाहोगे तो ये हैव कैसी फॉर्म मानी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म? हैव। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम हैव को हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब भी बनाना चाहते हो तो आप हैव को हेल्पिंग वर्ब मानोगे मेन वर्ब मानोगे? मतलब मेन वर्ब होगी तो इसको फर्स्ट फॉर्म मानोगे या सेकंड फॉर्म मानोगे? हाँ, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। चलिए एक बात बताओ भाई, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज और हैव। सेकंड फॉर्म हैड होती है। अगर तुम इसको मेन वर्ब मानोगे तो ये हैव कैसी फॉर्म होगी? अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो कौन सा टेंस मानोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा मानोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मानोगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू या डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के अकॉर्डिंग डू आएगा डज आएगा? डू आएगा। तो इस सेंटेंस को सही करना है ये भी तरीका कि आई डू नॉट अगर तुम हैव को हेल्पिंग वर्ब बनाना चाहते हो तो अपनी तरफ से थर्ड फॉर्म लिख दो कि आई हैवंट गोट एनी टाइम। अगर हैव को तुम हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब बनाना चाहते हो तो मेन वर्ब बनाना चाहोगे तो पहले ये देखना पड़ेगा टेंस प्रेजेंट का मानोगे पास्ट का मानोगे? प्रेजेंट का मानना पड़ेगा। और आई के कोडिंग क्या आएगा? डू आएगा। आई डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट सो लेट मी गो नाउ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसे ये समझ में आएगी जो नोट होता है नहीं, नोट की हमेशा पोजीशन होती है मेन वर्ब से पहले। अगर मैं मेन वर्ब ना लिखी हो तो अपनी तरफ से मेन वर्ब बना दो। अगर मेन वर्ब नहीं बनाना चाहते तो उसको ही मेन वर्ब मान के उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दो। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? हैव है तो हैज है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए डू डज यूज करेंगे। अगर हैड होता तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? डिड। क्या यूज कर दे? डिड यूज करते। इस बात को ध्यान में रखना है। 6 क्वेश्चन तक किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछो भाई। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। कहां पर? एनी टाइम लेफ्ट। लेफ्ट यहां पर आप खुद बताइए, एडजेक्टिव है भाई। सो लेट मी गो नाउ, कि मुझे जाने दो। आई हैवंट एनी टाइम लेफ्ट, भाई मेरे पास इतना समय नहीं है। या फिर इस बात को ऐसे बोल दो कि आई हैवंट गोट एनी टाइम लेफ्ट, कि मेरे पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि सो लेट मी गो नाउ, इसलिए मुझे वापस वहां से जाने दो, भाई मेरे पास समय नहीं है। या फिर लिखो आई डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट, कि मेरे पास इतना समय बचा नहीं हुआ है कि सो लेट मी गो नाउ, इसलिए मुझे जाने दो। प्रोनाउन के बाद हमेशा एडजेक्टिव बाद में आता है, कभी पढ़ा आपने? नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। एनी टाइम यहाँ पर बेटा प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव आता है, पहले आता है। अब एक बार खुद बताओ, नहीं पता? याद रखना है, नाउन से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। कभी ना कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं, जब नाउन से पहले लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है, अगर बाद में लिखते हैं उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। ये आपके क्लोज टेस्ट में भी काम आते हैं। जैसे हम कई बार हम प्रेजेंट एमपी भी लिखते हैं और एमपी प्रेजेंट भी लिखते हैं, दोनों सही होता है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। प्रॉपर मेथड भी लिखते हैं और मेथड प्रॉपर भी लिखते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होते हैं। अगर हम उस एडजेक्टिव को पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे उसका मतलब अलग हो जाएगा। कुछ एडजेक्टिव हैं, कंसर्न्ड पेरेंट्स भी लिखते हैं, पेरेंट्स कंसर्न्ड भी लिखते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और है, बाद में लिखेंगे मतलब कुछ और है। जैसे कहीं पर लिखा हो, जैसे मान लो कंसर्न्ड पेरेंट्स लिखा हो तो उसका मतलब होता है वरीड। क्या होता है कंसर्न्ड का मतलब? वहां पर वरीड होता है, वरीड। क्या होता है? वरीड होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स के बाद कंसर्न लिखा हो, अगर पेरेंट कंसर्न लिखा हो तो उसका मतलब होता है रिलेटेड, रिलेटेड टू पेरेंट्स। कराएंगे कभी क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे पेपर में आते हैं, क्या नाम, क्लोज टेस्ट में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, एरर डिडक्शन में आते हैं भाई पेपर में ऐसे क्वेश्चन, कभी देखना मिलेंगे। प्रॉपर मेथड प्रॉपर, जैसे कंपेटेबल चार्जर भी होता है, चार्जर कंपेटेबल भी होता है, कब कहाँ पर कौन सा यूज़ करें, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है बेटा, एनी टाइम प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद हमेशा लेफ्ट लिखते हैं, एडजेक्टिव होता है। नाउन के बाद तो हमेशा ही प्रोनाउन आता है, सॉरी एडजेक्टिव आता है। 7 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। वी स्टूडेंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन हियर नाउ, अभी पढ़ा था। वी स्टूडेंट अफ्रेड, अफ्रेड बता दो क्या है? बहुत बढ़िया, अफ्रेड एडजेक्टिव है। अगर आपको पता चल गया एडजेक्टिव है तो सेंटेंस सही है गलत है? गलत हो गया नहीं। अब यहां पर तुम हैव को देखो, नोट लिखा हुआ है और नोट की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। अब यहां पर हमें हैव को क्या देखा बेटा? हैव को तुम हेल्पिंग वर्ब भी बना सकते हो और हैव को यहां पर मेन वर्ब भी बना सकते हो, लेकिन क्या शुड को मेन वर्ब बना पाओगे?
शुड को मेन वर्ब नहीं बना पाओगे। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है बेटा, आपको अपनी तरफ से यहाँ पर मेन वर्ब लिखनी पड़ेगी। लिखनी पड़ेगी नहीं लिखनी पड़ेगी? वी शुडंट गेट, गेट भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, आपकी दो दिल की वो करो। वी शुडंट गेट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, या वी शुडंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, या एनीवन हियर नाउ। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्लियर है बात? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। सम मेंबर्स आर नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। सम मेंबर्स आर नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल, क्या आएगा? आर नॉट बीइंग, वर्ब तो बेटा आपकी बार दे रखी है, वर्ब को तुम एग्री को तो तुम चेंज ही नहीं कर सकते, वर्ब तो आपकी बार है मेन वर्ब। यहां तो मेन वर्ब थी ही नहीं, यहां तो मेन वर्ब दी हुई है, आप मेन वर्ब को कैसे चेंज कर सकते हो? सम मेंबर्स आर नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल, यहां पर आर, अब अगर नोट लिख रखा नहीं बेटा तो नोट के बाद मेन वर्ब आता, तो ये मेन वर्ब ही है। टू नहीं लगेगा? टू तो लगेगा, एग्री के साथ टू आता है। अब यहां पर आओ, अगर मान लो बेटा अगर नोट से पहले आर लिखा तो इस आर को हेल्पिंग वर्ब मानोगे, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एग्री क्या हो गया? मेन वर्ब। अगर इज आर हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके बाद हमेशा कैसी फॉर्म लिखनी पड़ती है? आईएनजी फॉर्म। कैसी फॉर्म लिखनी पड़ती है भाई? बोलो, आईएनजी फॉर्म। क्या इसको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो कि सम मेंबर्स आर नॉट एग्रीइंग? क्योंकि इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता नहीं है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया कि ये तो मेन वर्ब रहेगी ही, और लेकिन इसका इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता होनी, तो यहाँ पर आर मत लिखो, यहाँ पर डू लिख दो। डू लिख देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कि सम मेंबर्स डू नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। सम मेंबर्स आर नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल, एग्री इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ये बात समझ में आई? हाँ, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसके बाद टू आता है, एग्री टू समथिंग, एग्री टू समवन। विद भी आता है, विद तभी लिखते हैं जब इसके बाद लिखा गया पर्सन हो। पर्सन हो, फिक्स प्रपोजिशन होती है, कभी पढ़ेंगे। एग्री है, अनॉयड है, वैक्स्ड है, तीन वर्ब होती है। कौन कौन सी? वैक्स, सॉरी क्या ये एग्री होगा? सॉरी एग्री है, और कौन सा होता है इसके लिए? कनकर्ड है, कन्वेक्स है, और डिसएग्री है। इनके साथ हम जो तुमने बोला टू भी लिखते हैं, विद भी लिखते हैं। टू तब लिखते हैं बेटा जब इसके बाद लिखा गया कोई थिंक होगा, पर्सन होगा तो, समवन है तो विद लगेगा। तो प्रपोजल पर्सन तो है नहीं भाई, तो थिंक की कैटेगरी में आएगा नहीं, तो टू ही आएगा इसके साथ। प्रपोजन की गड़बड़ी नहीं है, वो तो मैं एंग्री वाला बता देता। फिक्स प्रपोजन होती है एंग्री, अनॉयड, वैक्स्ड, उसके साथ विद भी आता है। विद तब आता है जब लिखा गया पर्सन हो, है ना? ये फिक्स प्रपोजन होते, कभी पढ़ेंगे। ये बताओ, अब ये समझ में आया कि नहीं? बस ये बताओ, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं। अब एक ही वजह पड़ गई, इस आर को चेंज करके डू में चेंज कर दो, बात खत्म हो गई। कि सम मेंबर्स डू नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन हालत खराब कर देंगे, सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। ईच मेंबर्स हैज हैव द शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखोगे? बिल्कुल, हैज ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? और थर्ड फॉर्म हैव की क्या होती है भाई? हैड होती है। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ भाई। ही फेल हिज अपोनेंट विद ए सिंगल ब्लो इन द लास्ट गेम। पहले ये बताओ कि हमें यहाँ पर वर्ब ट्रांसिटिव की जरूरत है, इंट्रांसिटिव की जरूरत है? ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला? क्योंकि बेटा इसके बाद हमें क्या चाहिए है? इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है पास्ट का है? मेरी तरफ थोड़ी जल्दबाजी कर, हाँ ये जल्दबाजी नहीं करनी है, कई बार मेरे से भी हो जाती है। लास्ट गेम, मेरे से भी कई बार जल्दबाजी हो जाती है। लास्ट गेम, तो लास्ट गेम कहाँ का टाइम है? अगर टाइम पास्ट का तो एक्शन भी कहाँ का होगा? पास्ट को। अब पास्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में हमें कैसे वर्ब की जरूरत है? क्या आएगी? बहुत बढ़िया।
और पेपर में ऐसे करना, मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं करना। 11 क्वेश्चन का आंसर बताओ। द मैनेजर एंड ऑल अदर स्टाफ केप्ट क्वाइट साइलेंटली एज लॉन्ग एज द चेयरमैन वाज प्रेजेंट। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। ध्यान से बेटा। द मैनेजर एंड ऑल अदर स्टाफ केप्ट क्वाइट साइलेंटली एज लॉन्ग एज द चेयरमैन वाज प्रेजेंट। मैंने लिंकिंग वर्ब पढ़ाया था। चलो एक बात बताओ, क्या मैंने लिंकिंग वर्ब पढ़ाया था? पढ़ाया था। और लिंकिंग वर्ब पढ़ाया होगा तो बेटा मैंने वहां पर कीप वर्ब के बारे में पढ़ाया होगा। यहाँ पर मेन वर्ब कीप ही है। कीप लिंकिंग वर्ब होती है, एक्शन होती है, दोनों होती है। कीप है, रीच है, प्रूव है, साउंड है। याद करो, ये लिंकिंग भी होती है और एक्शन भी होती है। आपने नोट्स बनाए थे, उसमें नोट्स में जाकर देखना, कीप है, रीच है, प्रूव है, साउंड है। लास्ट वाली वर्ब है नहीं, ये एक्शन भी होती है, लिंकिंग भी होती है। ये भूलना नहीं, बार बार रिवाइज करना, तभी याद रहेंगे। देख लिया, एक्शन भी होती है और लिंकिंग भी होती है। अब यहाँ पर कीप कैसी वर्ब होगी? एक्शन होगी, लिंकिंग होगी। द मैनेजर एंड ऑल अदर स्टाफ केप्ट क्वाइट साइलेंटली एज लॉन्ग एज द चेयरमैन वाज प्रेजेंट। लिंकिंग होगी। अगर लिंकिंग वर्ब होगी तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब आते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद पढ़ाया था नहीं, एक्शन और लिंकिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस। लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर साइलेंटली एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है तो हमें चाहिए क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव साइलेंटली होता है, साइलेंट होता है। हम यहाँ पर इनकी स्टेट को रेफर करने लग रहे हैं। किनकी स्टेट को? मैनेजर और अदर स्टाफ की। कि जो मैनेजर और जितना भी सारा स्टाफ था नहीं, वो क्या था? क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। QUITE, याद रखना। एक QUIT होता है और एक होता है QUIET होता है, एक होता है QUIETLY होता है, एक होता है QUITE होता है। डिफरेंस पता है इनके बारे में? ये होता है वर्ब, इसका मतलब होता है गिव अप। क्या करना? छोड़ देना। और QUIT वर्ड होता नहीं, ये वर्ड होता है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है साइलेंट। और अभी मैंने क्या बताया था? अगर एडजेक्टिव में LY ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? एडवर्ब। और इसका मतलब हो गया साइलेंटली। क्या हो गया? और QUIT ये एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब डिग्री होता है और इसका मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है? कंप्लीटली। तो इस क्वाइट का मतलब है कंप्लीटली। द मैनेजर एंड ऑल अदर स्टाफ केप्ट साइलेंटली। हाउ मच साइलेंटली? क्वाइट। क्वाइट मतलब पूरी तरीके से साइलेंट था। हम इनकी स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमारा एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव साइलेंट होता है, साइलेंटली नहीं। अब 12 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। अब इस 12 क्वेश्चन का आंसर बताओ। A radio signal was sent to the spacecraft. इतना तो पता होगा कि यहाँ पर जो वाज सेंट लिखे वर्ब एक्टिव में है, पैसिव में है? पैसिव में है। दूसरा पॉइंट ये भी कि इस सेंट वर्ब का डूअर रेडियो सिग्नल हो भी नहीं सकता, क्यों? रेडियो सिग्नल थोड़ी सेंड करेगा। रेडियो सिग्नल को मतलब रेडियो सिग्नल भेजेगा, रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा। भेजा जाएगा नहीं, कोई और भेजेगा। अगर कोई और भेजेगा तो यहाँ पर एक्टिव मीनिंग चाहिए, पैसिव। और बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म लिखते हैं? और थर्ड फॉर्म सेंड होती है, सेंट होती है, SE सेंट।
तो आज की क्लास में 12 क्वेश्चन है। यहाँ तक बताओ भाई किसी प्रकार का डाउट हो, उसके बाद आज तो अपना हो गया शायद कंप्लीट टाइम, है ना। तो यहाँ तक बताओ भाई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपको। तो कल हमें इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कशन होगा भाई, एक मिनट रुकना बेटा। कल इन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा, जो भी आपके सामने जो क्वेश्चंस लिखे हैं इन क्वेश्चनों का भाई डिस्कशन होगा। तो टेंशन नहीं लेने का भाई, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास में करवाए जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को हम कल वाली क्लास में, जो बचे हुए क्वेश्चन है लगभग 120 से 130 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आगे आने वाली क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है नहीं। तो एक काम करना है, जो भी स्टूडेंट जो भी साथी इन क्लासेस को देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। और ये छोटा सा होमवर्क ये रहने वाला भाई, होमवर्क सुन लो भाई। आपका होमवर्क ये रहने वाला स्टूडेंट कि आपके लिए जो होमवर्क में है, मैं आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस के आंसर देता हूं भाई। जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन के कमेंट करेगा भाई, सब उनके कमेंट को रीड किया जाएगा, ऐसा नहीं कि रीड नहीं किया जाएगा, इन सभी कमेंट्स को आपके लिए रीड किया जाएगा भाई। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है भाई, जैसे 12 हो चुका है, तो आपके लिए जो क्या नाम है होमवर्क में क्वेश्चन है वो 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। तो आपको इन चारों क्वेश्चनों को एक बार रीड करना है, और अच्छे से रीड करने के बाद आपने इन क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं। तो आज के लिए तो इतना ही स्टूडेंट, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करना है, ठीक है नहीं भाई। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना भाई, कमेंट जरूर करना है, इन क्वेश्चन के आंसर सभी ने देने हैं। और सभी स्टूडेंट को भी मेरी तरफ से गुड नाइट, और सभी को भी राम राम।